हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक प्रॉपर्टी है किसकी भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, सिंपली रेडिएशन की कह लो। रेडिएशन की एक प्रॉपर्टी है जो कि पार्टिकल नेचर पर आधारित होती है। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो रेडिएशन है, जो लाइट वगैरह है, बहुत तरह का जो हम लोगों ने पढ़ा, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये वेव है, इसमें वेव की प्रॉपर्टी है, और कुछ लोगों ने कहा कि पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। जैसे प्लैंक साहब ने कहा कि रेडिएशन में पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल का मतलब क्या? मास वाला नेचर। जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो मैटर कैरी होता है। वेव वाला नेचर का मतलब क्या है? सिर्फ एनर्जी वाला। एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो सिर्फ एनर्जी कैरी करता है। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन पर आधारित है, यानी कि दिस इफेक्ट कौन सा इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज based on particle nature of radiation, यानी कि रेडिएशन के पार्टिकल नेचर पर यह इफेक्ट आधारित है। होता क्या है भाई? तो देखो, पहले समझेंगे। कोई एक क्लीन मेटल सरफेस है, बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन मेटल सरफेस है, और उस क्लीन मेटल सरफेस पर कोई एक मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन फॉल करता है। पहले समझोगे, कोई एक क्लीन मेटल सरफेस है और उस पर कोई एक मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमैटिक का मतलब एक ऐसा रेडिएशन जिसमें कि एक ही वेवलेंथ है, वो फॉल करता है यानी गिरता है उस क्लीन मेटल सरफेस पर। तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे अगर मैं कह दूं कि हमारे पास एकदम एक बिल्कुल क्लीन मेटल सरफेस है, मान लो यही है, एकदम क्लीन है, क्लीन मेटल सरफेस है। यहां से एक कोई लाइट आया जिसका कि एक ही वेवलेंथ था, सिंगल वेवलेंथ वाला, उसको कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट या मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। फॉल किया क्लीन मेटल सरफेस पर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस क्लीन मेटल सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन था वो इजेक्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी पहले इसको डिफाइन करें। व्हेन A monochromatic radiation, मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या? रेडिएशन ऑफ सिंगल वेवलेंथ। मोनो का मतलब सिंगल, वेवलेंथ फॉल्स मतलब गिरता है, स्ट्राइक करता है ऑन ए क्लीन मेटल सरफेस। देन एन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। इजेक्ट होने का मतलब निकलना। इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। The electron
इजेक्टेड यानी जो इलेक्ट्रॉन निकला ना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है, बात समझ में आई? जैसे मान लो कि एक बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन मेटल सरफेस से, बिल्कुल क्लीन, तो क्लीन मेटल सरफेस पर कोई एक लाइट, यहां से लाइट चला, सिंगल वेवलेंथ वाला मोनोक्रोमेटिक लाइट, और स्ट्राइक किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट स्ट्राइक किया इस मेटल सरफेस पर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इजेक्ट होगा, मतलब उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब फोटोन, गिरा क्लीन मेटल सरफेस पर और इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला। तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से पुकारते हैं। और ये जो इफेक्ट है रेडिएशन का एक इफेक्ट है जो कि पार्टिकल नेचर पर आधारित है कि नहीं? तो इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और वो जो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन भाई साहब जो क्लीन मेटल सरफेस से इजेक्ट हुआ, उसको एक नाम से पुकारते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई कि नहीं? क्या समझा भाई? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहां से निकलेगा? क्लीन मेटल सरफेस से। कब निकलेगा? जबकि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, कान खुला हुआ होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट, यानी एक फोटोन गिरा। अरे एक फोटोन का एक ही वेवलेंथ होता है ना, सबसे छोटी यूनिट जो होती है लाइट का जो निकलता है उसको फोटोन कहते हैं। तो एक फोटोन गिरा तो एक फोटोन डिफाइंड हो गया, तो उसका वेवलेंथ डिफाइंड हो गया, है कि नहीं? सिंगल वेवलेंथ वाला मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा यानी एक फोटोन गिरा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अंडरलाइन करो दिमाग में, एक फोटोन, इस लाइन को मैं बहुत बोलूंगा, एक फोटोन यानी एक सिंगल वेवलेंथ वाला फोटोन जो गिरेगा उसे एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तब ये बात उठती है कि क्लीन मेटल सरफेस पर फोटोन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा? ये जरूरी है, निकल ही जाएगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं भी निकल सकता, निकल भी सकता है। तो हर चीज हम लोग पढ़ते हैं। शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नोट करो पहले इसको। पार्टिकल नेचर पर आधारित है रेडिएशन का। मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरेगा, फॉल करेगा, स्ट्राइक करेगा क्लीन मेटल सरफेस पर और वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, निकलेगा। इस पूरे प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से पुकारते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से पुकारते हैं। यही इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। यहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल किया और ये क्या है? मेटल सरफेस। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशन का आना बहुत जरूरी है। कुछ बेसिक डिफिनेशंस हैं बच्चे, इसको पहले समझना जरूरी है। पहला है फोटो इंटेंसिटी। फोटो इंटेंसिटी ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज number of photons falling, fall कहो, स्ट्राइक कहो, सब बात सेम है। falling on metal surface
पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। समझोगे, रटने का प्रयास नहीं करोगे। फोटोन गिरेगा, कहां पर गिरेगा? क्लीन मेटल सरफेस पर। तो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में, मान लो कि अगर मैं लेंथ का यूनिट मीटर कहूं तो 1 मीटर स्क्वायर में, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में जितना फोटोन गिरेगा 1 सेकेंड में, पर सेकेंड अगर मैं टाइम का यूनिट सेकेंड लूं, तो जितना फोटोन उसको स्ट्राइक करेगा, उस पर गिरेगा, उसको हम लोग कहते हैं फोटो इंटेंसिटी। फोटो इंटेंसिटी, पीएच फोटो, आई इंटेंसिटी, शॉर्ट फॉर्म में फोटो इंटेंसिटी। कैसे डिफाइन करोगे भाई? नंबर ऑफ फोटोन्स, एन क्या? नंबर ऑफ फोटोन्स जो स्ट्राइक किया उस मेटल सरफेस पर, नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, ए क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया उस मेटल सरफेस का, है कि नहीं? जैसे अगर मैं कह दूं क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर था और इस पर फोटोन गिर रहा था, फोटोन गिरा, बहुत सारे फोटोन गिरे, तो इनकी जो संख्या है नंबर ऑफ फोटोन्स एन हो गया। एन क्या? नंबर ऑफ फोटोन्स सबको मिला करके, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सी एस ए का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर होगा। सी एस ए एरिया कहो या क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें कि वो गिरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है, और टाइम कितना? टी के बराबर। कितने टाइम में ये गिरा? टी के बराबर। तो टाइम टी में एन फोटोन्स उस मेटल सरफेस पर गिरा जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सी एस ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिंपली एरिया समझो, वो ए के बराबर था। तो नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, एरिया से डिवाइड किया, पर यूनिट टाइम टी से डिवाइड कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं फोटोन इंटेंसिटी, है ना? पीएच का मतलब फोटोन, आई का मतलब इंटेंसिटी। नंबर ऑफ फोटोन्स गिरिंग का मतलब फॉलिंग, स्ट्राइकिंग, गिरना, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड फोटोन इंटेंसिटी, इजंट इट? तो ये है फोटो इंटेंसिटी। और दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना, बेसिकली वो जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी एनर्जी, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। एनर्जी ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग और फॉलिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। तो देखो भाई, आई से रिप्रेजेंट करें, आई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कितने फोटोन गिरे? एन फोटोन गिरा। एक की एनर्जी कितनी होती है एक फोटोन की? एच एफ के बराबर। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसका? फोटोन का। ये सब टर्म सिखाया है। तो एक फोटोन की एनर्जी एच एफ, तो एन फोटोन की एनर्जी एन एच एफ। एनर्जी ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। देखो भाई, मिलता जुलता है, ये फोटोन इंटेंसिटी और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट में एनर्जी ऊपर में है, एनर्जी एन फोटोन्स का। एनर्जी ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम को हम इंटेंसिटी कहते हैं। यानी अगर ध्यान से देखो तो इंटेंसिटी जो है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोन इंटेंसिटी का है। फोटोन इंटेंसिटी में एच एफ से मल्टीप्लाई करने पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही हो जाता है। यानी सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स देख रहे हो, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, तो हम फोटोन इंटेंसिटी कहते हैं। और उन्हीं की एनर्जी फॉलिंग, एनर्जी ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, तो उसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। यानी जितना फोटोन ज्यादा गिरेगा इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। सीधी सी बात है ना भैया, एन जितना ज्यादा होगा उतना इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी ज्यादा होगा और फोटोन इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा। नोट करो, दो टर्म हुआ।
समझ में आ गया? क्या पढ़ रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भाई? किसी भी क्लीन मेटल सरफेस पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरता है तो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है सरफेस से उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। किस पे आधारित है? पार्टिकल नेचर पर आधारित है। तो उसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक डिफिनेशन, एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट पढ़ा, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, फोटोन इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एन क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स, ए क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको सिंपली एरिया का हो जिस पर कि फोटोन गिर रहा है, और टी क्या है? टाइम है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा डेफिनेशन बिल्कुल नहीं भूलना है। अरे डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन बढ़िया से समझोगे तभी तो टर्म को समझ पाओगे। तीसरा एक डेफिनेशन है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से रिप्रेजेंट करती है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी और नॉट थ्रेशोल्ड के लिए एफ नॉट। यह क्या होता है भाई? इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। जब भी मैं मोनोक्रोमैटिक लाइट कह रहा हूं तो आप इसको एक फोटोन ही समझना। एक फोटोन जो गिर रहा है, सिंगल वेवलेंथ वाला जो लाइट है, मोनोक्रोमैटिक लाइट या मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट विच just can eject a फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना सरफेस से उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहता है? देखो सब ध्यान से। कहता ये है कि जो लाइट फॉल करेगा तो उस लाइट का, उस फोटोन का मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी उस फोटोन का जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकले सरफेस से, बस निकले और वहीं रह जाए, उसके पास कोई एनर्जी ना रहे, बस निकल जाए। फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस से निकल जाए तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अर्थात फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, इसके लिए फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी किसका? फोटो इलेक्ट्रॉन का, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। है कि नहीं? एफ का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी। वो जो लाइट गिर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो निकलेगा। निकल के हालांकि वहीं रह जाएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, जस्ट निकलेगा। और उससे अगर ज्यादा है तो निकलेगा भी और कुछ एनर्जी भी होगा जो आगे बात करेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर कम से कम होना ही चाहिए। इससे ज्यादा है तो भी निकलेगा, लेकिन कम से कम इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये क्राइटेरिया हुआ फॉर इजेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से एक है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इंटरलेट करने का प्रयास करो बच्चे। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी जिस लाइट का, जिस क्वांटम का, जिस फोटोन का फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा उसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। यह सिखाते रहे, बहुत जगहों पर सिखाया। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा? इट इज, यहां मिनिमम था, यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट
which just can eject का मतलब क्या, निकालना, ए फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि अगर जिस फोटोन का फ्रीक्वेंसी मिनिमम था, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने कहा, और ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये अगर मिनिमम तो ये मैक्सिमम है कि नहीं, तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ वाला फोटोन, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन, वेवलेंथ बोलेंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ वाला फोटोन, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल जाए। अर्थात यानी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना है तो फोटोन का वेवलेंथ का वैल्यू मैक्सिमम के बराबर या उससे कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिनिमम के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन वेवलेंथ का वैल्यू इस लेमडा नॉट, जिसको हम कह रहे हैं, इसको लेमडा नॉट कहते हैं, लेमडा नॉट, है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट, इसके वैल्यू के बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, तभी निकलेगा। क्या निकलेगा, फॉर इजेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। अब जैसे कि एग्जाम्पल से तुमको इस फंडामेंटल जो प्रिंसिपल उसको हम क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, मान लो कि एक फोटोन का जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ था, जिससे कि किसी भी मेटल सरफेस से ना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, उसका जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ था दिया हुआ था लेमडा नॉट इक्वल टू 300 नैनोमीटर, ये दिया हुआ था फॉर एग्जांपल। यानी इतना फोटोन वाला, किसी भी मेटल सरफेस पर इतना फोटोन वाला लाइट गिरेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो तुमको पता करना है कि अगर लेमडा 1 एक फोटोन गिरा, लेमडा 2 दूसरा फोटोन गिरा, लेमडा 3 तीसरा फोटोन गिरा, एक गिरा 300 नैनोमीटर वाला, एक गिरा 310 नैनोमीटर वाला, और एक गिरा 250 नैनोमीटर वाला, तो इसमें से किससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तुमको ये ज्ञात है कि ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और इसमें से 3 हमारे पास फोटोन गिरे और तीनों का वेवलेंथ ये था। इससे कंपेयर करके बताना है, ये दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, तो इससे कंपेयर करके तुमको बताना है कि इन तीनों वेवलेंथ में से किससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये क्राइटेरिया याद होना चाहिए, जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर या उससे कम होना चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर या उससे कम, यानी कि ये निकाल लेगा, इसे निकल जाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर या उससे कम, ये तो ज्यादा है, क्या इससे निकलेगा, नहीं निकलेगा। 250 300 से ज्यादा है कि कम है, कम है, कम है तो निकलेगा, निकलेगा। यानी ये मैक्सिमम है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ये मैक्सिमम है वेवलेंथ का वैल्यू फोटोन का, यहीं तक निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। इससे वेवलेंथ का वैल्यू कम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी में उल्टा सोचेंगे, फ्रीक्वेंसी में उल्टा, मिनिमम से, ये मिनिमम वैल्यू, इससे क्या होना चाहिए, बराबर या उससे ज़्यादा। तो इसमें तो बच्चा सही कर लेता है, इसमें गड़बड़ करता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल से तुमको समझाया। नोट करो। तो क्या समझा, क्या गिरेगा, लाइट गिरेगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट। कहां पर गिरेगा, क्लीन मेटल सरफेस पर। तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको, फोटो इलेक्ट्रॉन। प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से पुकारते हैं। किस पर आधारित है, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन पर आधारित है। क्या का डेफिनेशन पढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये क्या होता है, एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फोटोन इंटेंसिटी, ये क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और क्या पढ़ा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट गिरेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे अगर कम है फ्रीक्वेंसी तो नहीं निकलेगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ वाला
लाइट गिरेगा तभी निकलेगा, उससे अगर वेवलेंथ किसी फोटोन का ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये सब है डेफिनेशन। अगला डेफिनेशन, ये सब डेफिनेशन बेसिक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। वर्क फंक्शन W से रिप्रेजेंट करते हैं और बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, पर का मतलब एक, ये क्या होता है अभी सिखाया कि हर एक फोटोन जो गिरेगा, हर एक फोटोन जो गिरेगा क्लीन मेटल सरफेस पर, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल ही देगा ऐसा जरूरी नहीं है, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अरे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग उसका कुछ एनर्जी तो होगा, मिनिमम एनर्जी जो होगा उसी को वर्क फंक्शन कहेंगे भाई, उसी को बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बंधा हुआ रहता है तो उसको, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लाइट का चाहिए, उसी को वर्क फंक्शन या बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन के नाम से पुकारते हैं। क्या डेफिनेशन हुआ? इट इज मिनिमम एनर्जी। ये सब डेफिनेशन देखो हम बार बार सिखा रहे हैं और बोलते भी रहेंगे। मिनिमम एनर्जी किसका? मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन विच, सर आप कभी फोटोन लिखते हैं, कभी लाइट लिखते हैं, कभी रेडिएशन लिखते हैं, अरे सब लिखिए, कभी फोटोन लिखा रहेगा, कभी उसे को लाइट लिख देगा, बस समझना है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट है। इट इज मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन विच जस्ट, जस्ट का मतलब जस्ट निकालेगा, विच जस्ट इजेक्ट ए फोटो इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग वर्क फंक्शन W से रिप्रेजेंट करते हैं या बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन के नाम से पुकारते हैं। इट इज, दूसरा लाइन देखो, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेटल। मतलब क्या? अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग अलग होगा। सोडियम के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा। कैरेक्टरिस्टिक है ये वर्क फंक्शन, यानी मिनिमम एनर्जी जो फोटोन का चाहिए जिससे कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जाए, तो ये वर्क फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक होता है, गुण होता है। किसका भाई? स्पेसिफिक मेटल का। अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग होगा, सबके लिए सेम नहीं होता, तभी लिख रहे हैं इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेटल। अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग अलग होगा। वेरी गुड। यानी कि इसको यदि हम W लिखते हैं, बात समझ में आई? पहले तो बात समझ लो भाई, यहां से ये क्या? क्लीन मेटल सरफेस, चमचमाता हुआ, कोई डस्ट वगैरह नहीं है। ये भाई साहब चले, ये क्या है? लाइट का सोर्स है, यहां से गिरा, क्या गिरा? रेडिएशन गिरा, फोटोन गिरा, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट गिरा। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इस मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी मिनिमम जो होनी चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए? वर्क फंक्शन के बराबर, W के बराबर, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा, जस्ट निकल करके वहीं पर गिर जाएगा, मेटल सरफेस पर ही रह जाएगा, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा। तो क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बंधा हुआ था मेटालिक बॉन्ड से, उस बॉन्ड को तोड़ेगा और बस तोड़ेगा। तो तोड़ेगा क्या? तो फिर क्या होगा? टूट करके वहीं पर रह जाएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था उस मेटल से, उसको बस निकल जाना है और निकल करके वहीं पर जस्ट निकलना है, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन, अरे भाई तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले का ही तो मिनिमम एनर्जी होगा। तो एनर्जी क्या होती है? H गुने F। एक फोटोन की एनर्जी कितनी? H गुने F, और F जो है मिनिमम वाला तो HF नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी HF नॉट। एक फार्मूला आया, और क्या फार्मूला? H और F नॉट इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, इजंट इट? F का फार्मूला क्या? C अपॉन लैम्डा। तो अगर F नॉट है तो लैम्डा नॉट, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक फार्मूला तो ये वर्क फंक्शन का, वर्क फंक्शन कहो या बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है।
अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए कहते हैं वर्क फंक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेटल। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हुआ HF0। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है जिससे कि जस्ट का मतलब कि जस्ट इलेक्ट्रॉन निकल करके बेचारा वहीं पर गिर गया, आगे उसके पास जाने की शक्ति नहीं थी, काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं था। लेकिन अगर सोचो कि अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन गिरेगा तो क्या होगा, निकलेगा भी, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा भी, और इलेक्ट्रॉन निकल करके उसके पास कुछ एनर्जी भी होगा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तो एनर्जी ज्यादा है भैया, तो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से तोड़ेगा भी, और तोड़ के उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी रह भी जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा मानते हैं कि फोटोन की पूरी एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन में चली गई, यानी तोड़ा भी और वो निकल गया भी, तो निकलेगा भी तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन यहां जस्ट निकाल रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो एक और फॉर्मूला आया वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, नोट करो भाई। जहां F0 पता है, लैम्डा नॉट पता है, अभी सिखाया। F0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लैम्डा नॉट जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अब जरा देखो होता कैसे है ये प्रोसेस पूरा। इस एक्सपेरिमेंट को फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है एक ट्यूब में। समझोगे भाई, इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। प्लेट लगा हुआ रहता है इसमें, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, देखो किसी भी ट्यूब में गैस होता है तो बेसिकली पूरे के पूरे गैस को ऑलमोस्ट गैस आयोनाइज भी हो जाता है, तो उसके कारण चार्ज आ जाता है, तो उस गैस को निकाल दिया जाता है, वैक्यूम बिल्कुल क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल लो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा जब गैस नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो गैस नहीं है तो फिर आयोनाइज नहीं होगा, आयोनाइज नहीं होगा तो वहां पर चार्ज रहित हो जाएगा, यानी चार्ज होगा ही नहीं, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। जितने भी चार्ज था उसको सबको निकाल दिया गया। तो चार्ज को निकाले कैसे भाई, गैस को ही निकाल दिया, तो गैस ही नहीं है तो आयोनाइज नहीं होगा, तो डिस्चार्ज ट्यूब इसको कहते हैं। और यहां पर प्लेट लगा हुआ है, एक प्लेट को, इसको हम लोग कहते हैं मेटल प्लेट है, ये भी मेटल प्लेट है, एमिटर प्लेट, एमिट करने वाला, यानी इसी इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन भाई साहब निकलेंगे। और यह है कलेक्टर प्लेट, इलेक्ट्रॉन यहां पर स्ट्राइक करेगा, कलेक्ट हो जाएगा, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी है, ये बैटरी का साइन होता है। एक बैटरी लगा दिया, एक या दो बैटरी लगा दिया, सेटअप तैयार कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और यहां से देखो हमने ये जगह छोड़ा है ना थोड़ा सा, यहां ये लाइट का सोर्स है, ये लाइट का सोर्स है, यहीं से मोनोक्रोमेटिक लाइट स्ट्राइक करेगा, ये भाई साहब चलेगा यहां से, और मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगा यहां पर, ये स्ट्राइक किया मोनोक्रोमेटिक लाइट है कि नहीं, ये फोटोन स्ट्राइक किया, फोटोन कहो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहो दोनों बात सेम है, यानी सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट स्ट्राइक किया इस प्लेट को, जो कि किसका था, मेटल प्लेट था, क्लीन मेटल सरफेस था। अब ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से, इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, निकला, आगे बढ़ेगा। तो ये जो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, ध्यान सुनो,
इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है या तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हुआ तो जस्ट इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर निकलेगा, तो जस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर निकला। तो अगर बाहर का सेटअप लगा हुआ नहीं रहता या बैटरी लगा हुआ नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन बेचारा निकल करके इसी मेटल सरफेस पर रह जाता, गिर जाता। लेकिन बैटरी लगा हुआ है जिसमें कि इस कलेक्टर प्लेट जिसको हम करें ये भी मेटल सरफेस ही है, इसका टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने अटैच कर दिया, इजंट इट। अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड भी कहते हैं इसको। क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा तो धीरे धीरे स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, है कि नहीं। ये पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा तो धीरे धीरे स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ेगा, बढ़ते 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 इसको स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेगा तो उससे एक करंट मिलेगा, उसको कहते हैं फोटो करंट, है ना। फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला, चार्ज प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से तो करंट मिलता है, फोटो करंट मिलता है। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ध्यान सुनोगे, इलेक्ट्रॉन यहां से फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां स्ट्राइक करेगा, धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा क्योंकि बैटरी अटैच्ड है पॉजिटिव टर्मिनल से, स्पीड बढ़ेगा क्योंकि खींचेगा तो एक्सीलरेट करेगा ना भाई, और ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। एक फोटोन गिरा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, और फोटोन गिरेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जितना ज्यादा फोटोन गिरेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उतना ज्यादा करंट होगा, करंट प्रवाहित होगा। उस करंट को कहते हैं फोटो करंट, है कि नहीं। तो अब जरा समझते हैं हो क्या रहा है मामला, अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है कि नहीं। तो मान लिया कि इस फोटोन जो कि यहां पर गिरा उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, एफ फ्रीक्वेंसी है, और एफ मान रहा है कि एफ नॉट से बड़ा है। तो भैया लाइट गिरा जिसका कि एनर्जी एच एफ था, उसका फोटोन का एनर्जी एच एफ था, लेकिन कुछ एनर्जी उसका इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड था मेटल के साथ उसको तोड़ने में बर्बाद हो गया। तो कुछ एनर्जी तो चला गया ना इसका, जिसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। फोटोन की एनर्जी एच एफ, लेकिन कुछ एनर्जी किस में बर्बाद हो गया, किस में कंज्यूम हो गया, किस में यूज हो गया, उस इलेक्ट्रॉन को जो कि बंधा हुआ था मेटल सरफेस उसको तोड़ने में। उसको क्या बोलते हैं, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, है कि नहीं। यही अगर वर्क फंक्शन की बात करते, एच एफ नॉट था ना, एच एफ नॉट, तो अगर फ्रीक्वेंसी ये एफ नॉट वाला ही गिराएंगे तो एच एफ नॉट माइनस एच एफ नॉट हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन अगर एफ का वैल्यू, इस एफ का वैल्यू एफ नॉट से बड़ा है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा भी, और निकलने के बाद उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा के मैक्सिमम, यानी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हो सकती है वो होगा एच एफ माइनस डब्ल्यू। ये महासूत्र आ गया, जहां पर के मैक्स जो है बच्चे, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, के काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका, फोटो इलेक्ट्रॉन का, और किसका, ये जीरो कब होगा, जबकि एफ का वैल्यू एफ नॉट हो जाएगा। कैसे भाई, यहां देखो, के मैक्सिमम का वैल्यू अगर हमको लिखना है, ये एच एफ तो रहने दिया, लेकिन डब्ल्यू अभी अभी क्या सीखा था, अभी फॉर्मूला सीखा था, एच एफ नॉट, डब्ल्यू इक्वल टू एच एफ नॉट, जहां एफ नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखो भैया, के मैक्सिमम का वैल्यू जीरो कब हो जाएगा, जब दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर कब होगा, जब एफ का वैल्यू एफ नॉट के बराबर। वही तो कह रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी ऐसा उस फोटोन का जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो जस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रह जाएगी, isn't it? फार्मूला नंबर 1,
फार्मूला नंबर 2 W इक्वल टू HF नॉट वैल्यू को पुट कर दिया। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए फार्मूला सूत्र नहीं, सूत्रों का सूत्र महासूत्र है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल्स को करने के लिए ये सब फार्मूले बहुत बहुत जरूरी है। और क्या भाई, फ्रीक्वेंसी ना दे करके हो सकता है कि हमारे पास दिया हुआ हो वेवलेंथ, लैम्डा दिया है, तो क्या फार्मूला आएगा? तुम होशियार बच्चा है। के मैक्सिमम के लिए फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू होता C अपॉन लेमडा, तो HC अपॉन लेमडा, जहां पर लेमडा वेवलेंथ है उस फोटोन का जो कि गिर रहा है, माइनस HC अपॉन लेमडा नॉट, इजंट इट? जहां पर C क्या है बताने की जरूरत नहीं है। C स्पीड है, किसका? लाइट का, सिखा चुके हैं पहले। और लेमडा जो है, लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट कह लो या फोटोन कह लो, जो कि यूज किया जा रहा है। और लेमडा नॉट क्या है भाई? अभी तो पढ़े थे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। और एफ क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है जो कि लाइट का है, फोटोन का है। देखो, हम कभी लाइट बोलेंगे, कभी फोटोन बोलेंगे, कभी रेडिएशन बोलेंगे, सब का मतलब सेम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो कि गिरेगा, यूज्ड, isn't it? तो यहां समझना है, 3 फार्मूले बढ़िया से याद करना है अभी के पर्पस के लिए। एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये, और तीसरा फार्मूला, यानी बेसिकली एक ही फार्मूले को 3 तरीके से लिखने का तरीका, और ये महासूत्र है। इन फार्मूले को आपको बढ़िया से याद करना। पहले इसको नोट करो, इसमें बहुत सारा चीजें हैं। फोटोन गिरा क्लीन मेटल सरफेस पर, जिसको एमिटर प्लेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन भाई साहब निकले। अब इसमें बैटरी उटरी नहीं लगा हो रहा था, तो बेचारा अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला ही अगर फोटोन गिरता तो जस्ट निकल के रह जाता। लेकिन मान लो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो निकलेगा भी, उसके कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। कितना रहेगा? जितना एनर्जी था फोटोन का, उसमें से बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन को घटा दिया तो उतना काइनेटिक एनर्जी रहेगा। यही मैक्सिमम काइनेटिक उसकी हो सकती है, के मैक्सिमम है कि नहीं, जस्ट निकलने के बाद। अब चूंकि इधर में पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से अटैच किया है, तो इलेक्ट्रॉन का अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचते 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 इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन, ये घूमेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। जितना फोटोन गिरेगा उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसका ये जो फोटोन गिर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा तो निकलेगा ही नहीं, है कि नहीं? उसके बराबर है तो निकलेगा, जस्ट निकलेगा, और उससे अगर ज्यादा है तो निकलेगा भी, और उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा, है कि नहीं? तो सर अगर सिर्फ F0 वाला भेजते तो ये निकल कर वहां पहुंचता कि नहीं? अगर बैटरी लगा हुआ रहता तो नहीं पहुंचता बच्चे। अगर बैटरी नहीं लगा हुआ रहता तो ये F0 वाला जस्ट निकल के ही गिर जाता। लेकिन बैटरी लगा हुआ है तो क्या करेगा? खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, खींचेगा तो धीरे धीरे स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, तो पहुंच जाएगा और करंट मिलेगा। तो 3 फार्मूला आपको बढ़िया से याद कर लेना है। अब इसी में बहुत सारी चीजें हैं, जरा देखो पहले। ये जो के मैक्सिमम देख रहे हो किसी भी मेटल के लिए, मेटल फिक्स कर दिया तो ये W कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन फिक्स होता है। तो के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करो, फैक्टर है फ्रीक्वेंसी। किसी भी मेटल के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करो, फैक्टर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना फोटोन गिरेगा उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। कितना फोटोन गिरेगा वो क्या डिसाइड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितना ज्यादा फोटोन गिरेगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा। यानी के मैक्सिमम depends only on frequency of light but does not depends on the intensity of light। देखो बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज हम बताने वाले हैं। इस फार्मूले को देख करके ना निष्कर्ष आ रहा है। क्या फार्मूला है? देखो यहां पर लिख दे रहे हैं फार्मूले को। ये सूत्रों का सूत्र है के मैक्सिमम। क्या फार्मूला? HF माइनस W। W क्या? वर्क फंक्शन। किसी भी मेटल के लिए W का वैल्यू कांस्टेंट होगा। सो दिस W वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट।
फॉर ए मेटल यानी के मैक्सिमम सिर्फ एच तो कांस्टेंट होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। तो देखो एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट लिख रहे हैं, के मैक्सिमम को अभी डिफाइन किया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस भाई साहब का, डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यानी कितना भी तुम फोटोन गिरा दो और सबकी अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो के मैक्सिमम का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है कि नहीं, कितना फोटोन एक ही सेकेंड में गिरा रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, कितना फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन गिरा रहा हो उससे मतलब है, किसको, के मैक्सिमम को। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, बहुत पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछते ही रहता है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो इस स्टेटमेंट को याद करना, के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर या वेवलेंथ पर, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कितना फोटोन एक सेकंड में गिर रहा उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। नोट करो भाई, बहुत सारे पॉइंट आने वाले हैं। अब ये जरा देखो, थोड़ा ग्राफिकली भी सोचते हैं। न्यूमेरिकल आपसे तभी ना सॉल्व होता है जबकि एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। अब क्या करते हैं कि y एक्सिस पर हमने के मैक्सिमम को पुट किया y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को पुट किया बच्चे, f का मतलब फ्रीक्वेंसी। अब जरा देखो, इसको हमने y कह दिया। किसी भी ग्राफ को, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करते हो तुम्हें आना चाहिए एच एफ माइनस डब्ल्यू, जिसको y एक्सिस पर रखे हो ना उसको y कह दो, और जिस वेरिएबल को x एक्सिस पर रखे हो उसको हम लोग x कह देंगे। तो फार्मूला तुम्हारे पास ऐसा हो जाएगा, y इजकल टू एम एक्स एन प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है कि नहीं। तो m का मतलब क्या, स्लोप। m होता है स्लोप, tan थीटा के बराबर स्लोप। तो स्लोप का वैल्यू किसके बराबर, ये देखो f के बराबर है ना, h, f का जो कॉफिशिएंट है h, तो h के बराबर, x तो हो गया f, तो इसका जो कॉफिशिएंट है h, स्लोप tan थीटा, और ये जो c हुआ, इस c का वैल्यू क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू। c होता क्या है, इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस पर वो जो लाइन जिस डिस्टेंस को काटता है उसको हम लोग c कहते हैं। तो देखो भाई, अब इस W को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के मैक्सिमम है इट इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट, W इक्वल टू एच एफ नॉट। तो f का वैल्यू यदि f नॉट है, f का वैल्यू यदि f नॉट है, f का वैल्यू यदि f नॉट है, तो के मैक्सिमम जीरो, ये जीरो हुआ, के मैक्सिमम यहां पर क्या है, जीरो है। यानी बेसिकली अगर मैं कह दूं ये वाला पॉइंट f नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी f का वैल्यू f नॉट के बराबर, तो के मैक्सिमम का वैल्यू जीरो, यानी जस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और निकल करके मेटल सरफेस पर ही रह जाएगा। यानी f इक्वल टू एफ नॉट पर के मैक्सिमम का वैल्यू जीरो। यहां से देखो, यहां से देखो, f इक्वल टू एफ नॉट, ये जीरो हो गया, यानी के मैक्सिमम जीरो, ये जीरो कर दिया। और f का वैल्यू यदि एफ नॉट से बड़ा है तो स्ट्रेट लाइन है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ऊपर में इस तरह से स्ट्रेट लाइन गया, नीचे से ये से अगर मैं कह दूं इस लाइन को ऐसे खींच दूं, ये रेफरेंस वैल्यू है, ये वाला हो गया एफ नॉट, और ये रेफरेंस वैल्यू है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती है, नहीं ना होती। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, कभी नेगेटिव नहीं होता। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ नॉट से अगर कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं निकलेगा। इंटरसेप्ट हालांकि डॉटेड लाइन से, देखो डॉटेड लाइन से करने का मतलब ये नहीं कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इंटरसेप्ट को
कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। ये इंटरसेप्ट का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, सी का वैल्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर, तो ये जो लेंथ होगा निगेटिव होगा और माइनस डब्ल्यू के बराबर इंटरसेप्ट। लेकिन इस पॉइंट ये, इसका मतलब ये नहीं के मैक्सिमम निगेटिव हो गया, निगेटिव कभी भी किसी का भी काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के इधर, ये जो वर्टिकल लाइन हमने खींचा, इसके इधर में फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, नो, फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। यानी कि एफ का वैल्यू अगर F0 से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं। बात समझ आ रही है, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यहां तक तो नजर आ रहा है सब, बिल्कुल। यानी कि F का वैल्यू F0 से अगर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इजेक्ट होगा। तो क्या F0 पर होगा? बिल्कुल होगा, F0 पर जस्ट निकल के वहीं रह जाएगा। और अगर ज्यादा हुआ तो निकलेगा भी, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जैसे मान लो F का वैल्यू ये है तो निकला भी और निकल के इतनी काइनेटिक एनर्जी भी हो गई। तो इस लाइन की, इस वर्टिकल लाइन के इधर में फ्रीक्वेंसी है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। यहां पर F0 पर जस्ट निकलेगा और इसके आगे में निकलेगा भी और काइनेटिक एनर्जी भी उस फोटो इलेक्ट्रॉन की होगी। नोट करो। बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है। लाइट गिरा, मोनोक्रोमैटिक लाइट, किस पर? क्लीन मेटल सरफेस पर। क्या निकला? फोटो इलेक्ट्रॉन निकला। क्या हर एक जो लाइट गिरेगा निकाल ही देगा? नहीं, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। कितनी? F0 के बराबर। उस पर जस्ट निकलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा है तो निकलेगा भी और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी होगी? जितना एनर्जी उस फोटोन का था उसमें से वर्क फंक्शन को घटा देंगे। ये वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी उस फोटोन का जिससे कि जस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये W का क्या फार्मूला होता है? HF0 के बराबर होता है। W वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या है? HF0 या hc/λ के बराबर होता है कि नहीं? तो K मैक्सिमम किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? किसी भी अगर मेटल सरफेस से एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो लाइट का क्या देखेंगे? K मैक्सिमम का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा K मैक्सिमम का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, है कि नहीं? और स्ट्रेट लाइन होगा, K मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्ट्रेट लाइन होगा और जो स्लोप होगा tan थीटा h के बराबर होगा और इंटरसेप्ट निगेटिव -w के बराबर होगा, है कि नहीं? तो ये सब ग्राफ भी ना बढ़िया से आपको याद रखना है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, महा कॉन्सेप्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखोगे ये सब थ्योरी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी तो न्यूमेरिकल शुरू ही नहीं हुआ, पहले बढ़िया से थ्योरी को समझते। V0 इसको रिप्रेजेंट करते, V0। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट का मतलब स्टॉपिंग के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या होता पहले समझोगे। ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन निकला तो ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इसका स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ते एक्सीलरेट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो रहा है तो एक्सीलरेट अगर होगा तो स्पीड बढ़ेगा, स्ट्राइक करेगा और करंट मिलेगा, इजंट इट? यदि हम इसके टर्मिनल को चेंज कर दें, उल्टा कर दें, यानी बैटरी का टर्मिनल जो ऐसे अटैच किया हुआ था उल्टा कर दिया, इधर कर दिया पॉजिटिव और इधर कर दिया निगेटिव, उल्टा कर दिया। छोटा वाला निगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। यानी कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल को हमने इमीटर प्लेट के रिस्पेक्ट में निगेटिव कर दिया, बैटरी को उल्टा अटैच कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ये भी निगेटिव टर्मिनल हो गया। तो ये निगेटिव क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकला उसको क्या करेगा? धक्का देगा, वापस रिटार्ड करेगा, रिटार्डेशन होगा, डीएक्सेलरेट करेगा। लेकिन मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसके पास इतनी एनर्जी थी कि डीएक्सेलरेट होते कुछ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, K मैक्सिमम था यहां पर, और डीएक्सेलरेट होते पहुंच गया, है कि नहीं? ऐसे यहां समझो, देखोगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने क्या किया,
ये है वाई एक्सिस पर फोटो करेंट, है ना, फोटो करंट। फोटो करंट समझ में आया ना, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहा है उससे करंट जो मिलेगा उसको फोटो करंट करें। और ये है पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट। किसके रिस्पेक्ट में? इमीटर प्लेट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल है कलेक्टर प्लेट का। अब यहां पर यदि हम बैटरी से अटैच नहीं भी करते, अर्थात मान लो कि यहां पर इसके रिस्पेक्ट में जीरो पोटेंशियल था, यहां पोटेंशियल जीरो है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन निकला, कुछ फोटो करंट मान लो यहां पर मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहुंच जाएगा और फोटो करंट मिला, और इसका पॉजिटिव कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव कर दिया, तो स्पीड इसकी बढ़ेगी। कलेक्टर प्लेट यहां ये देखो जीरो है, जीरो पोटेंशियल है इमिटर प्लेट के रिस्पेक्ट में, इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या करेगा, खींचेगा, खींचेगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। स्पीड अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग पर यूनिट टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग, इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम करंट मिलता है। तो जैसे जैसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, अभी तो नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव वाला भी छोड़ दो, जैसे जैसे पॉजिटिव और बढ़ेगा इसका, इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा तो ज़्यादा करंट मिलेगा, तो करंट बढ़ेगा यार। करंट बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, करंट बढ़ रहा था, करंट बढ़ना शुरू हो गया, और भी बढ़ाते गए, लेकिन एक ऐसा सैचुरेशन लेवल आ गया कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं। अरे मैक्सिमम स्पीड तक ही हो सकता है ना इलेक्ट्रॉन का स्पीड, लाइट का स्पीड ज़्यादा तो किसी का संभव ही नहीं। तो एक मैक्सिमम स्पीड तक ही पहुंच पाया। और अगर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल और भी ज़्यादा पॉजिटिव कर दें, यहाँ जीरो है, इसके रिस्पेक्ट पॉजिटिव, जीरो पर भी वो पहुंच जा रहा है, कोई अवरोध नहीं सामना करना पड़ा, पहुंच जा रहा भाई, तो ये भाई साहब बढ़ते बढ़ते सैचुरेट कर गया। इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। जो कांस्टेंट, सैचुरेट करना मतलब कांस्टेंट होना, सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक, यहां तक तो बात समझ आई। यही फोटो करंट है, फोटो करंट मिलना और सैचुरेट हो जाता है। कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दो, अब ये कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड, इलेक्ट्रॉन के स्पीड की एक लिमिट है, लाइट के स्पीड से किसी का भी स्पीड ज्यादा नहीं हो सकता। तो लिमिट तक पहुंचा और करंट सैचुरेट कर गया। लेकिन यदि हम इस कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल इमिटर प्लेट के रिस्पेक्ट में निगेटिव कर दें, नेगेटिव करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन के पास मान लिया कि इतनी एनर्जी थी कि रिटार्ड होते 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 बेचारा पहुंच गया, तो भी करंट मिला। देखो ये करंट मिला, वाई एक्सिस है ना, वाई पे करंट है, तो करंट मिला, और नेगेटिव किए फिर भी 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 करंट मिला। इतना ज्यादा नेगेटिव किए, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल इमिटर प्लेट के रिस्पेक्ट में इतना ज्यादा नेगेटिव कर दिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होते 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 बेचारा टच करने के पहले रुक गया, टच करने के पहले रुक गया। अरे भैया, टच करने के पहले यदि रुक जाएगा तो करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो करंट हो गया जीरो। तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल आया, वी नॉट मैग्नीट्यूड है, वी नॉट क्या है, मैग्नीट्यूड है, उसका नेगेटिव माइनस कर दिया, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि वो नेगेटिव पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट का जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोक दे, फोटो करंट जो कि जस्ट स्टॉप कर दे, करंट मिले ही नहीं, उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। किसको स्टॉप कर दिया? फोटो इलेक्ट्रॉन को। किससे? इसको टच करने से। टच नहीं, टच करेगा तो करंट मिल जाएगा बच्चे, जस्ट यहां पर पहुंचा, पहुंचने के पहले रुक गया, टच इसको नहीं किया, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यह स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव ना होगा, नेगेटिव पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट ऑफ, कौन सा प्लेट? कलेक्टर प्लेट, विच जस्ट स्टॉप्स फोटो करंट। ये जो करंट मिल रहा था, देखो जीरो हो गया यहां पे करंट। फोटो करंट का मतलब क्या? फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला, उससे जो करंट मिला, फोटो करंट, विच जस्ट स्टॉप्स फोटो करंट,
उसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जरा देखो भैया, उल्टा सोचो, यानी इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहां पर जाके रुक गए, यहां पर टच करने के पहले। अब इसी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस V0 से एक्सीलरेट करवा दिया जाए तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, E गुने V, E गुने V। सिखाया था किसी एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट से एक्सीलरेट करवाते हैं तो उसकी एनर्जी हो जाती है E गुने V। तो अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहां रुक गया था, अब उल्टा अगर चला दिया जाए तो V0 से एक्सीलरेट होकर के उसकी एनर्जी यहां पर जितनी थी उसके बराबर हो जाएगी। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस V0 से डीएक्सीलरेट करवा दिया गया, लेकिन इसी को अगर एक्सीलरेट करवा दिया जाए उल्टा डायरेक्शन में तो उसकी एनर्जी यहां पर पहुंच करके किसके बराबर हो जाएगी, जितनी यहां पर K मैक्सिमम था उसके बराबर, यानी EV0 का वैल्यू K मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। जहां पर V0 क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसका मैग्नीट्यूड। तो एक और फार्मूला आया, अरे भैया एक और फार्मूला आया, तो K मैक्सिमम का हमारे पास फार्मूला था क्या, K मैक्सिमम के जगह पर EV0 पुट कर देंगे और इसका फार्मूला था HF एंड माइनस W, यानी EV0 इज इक्वल टू HF माइनस W। अब इसी फार्मूले को हम लोग एनालाइज करेंगे। V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है E है, HF वही, W है वर्क फंक्शन। जहां पर सीखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में E से मल्टीप्लाई कर दिया यानी EV0 हो गया तो K मैक्सिमम के बराबर हो जाता है। यानी K मैक्सिमम का हो या स्टॉपिंग पोटेंशियल का हो, दोनों में कोई फर्क, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल E से गुना भी है, EV0 का हो और K मैक्सिमम का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। नोट करो। अब इसको एनालाइज करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले को। ये सारे फॉर्मूले बड़ा ही इंपॉर्टेंट हैं भैया, इसको बढ़िया से याद कर लेना है। 2 बार लिखो, 3 बार लिखो। रिवाइज कैसे करें, पहले तो नोट्स बनाओ, और नोट्स अगर बन गया तो उनमें से फार्मूले का शॉर्ट नोट्स बनाओ, थ्योरी का शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो। यही तरीका है, जितनी बार पढ़ोगे वो तुम्हारे दिमाग में बैठता जाएगा। और कोई सूत्र नहीं, कोई गोली नहीं कि गोली सवेरे खा लिए और शाम तक पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा आ गया। मेहनत करना पड़ता है। अब जरा देखो, हमारे पास एक फार्मूला आया, EV0 इज इक्वल टू HF माइनस W। V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो लिख सकते हैं V0 एज ए फंक्शन ऑफ F डिवाइड कर दिया इसे माइनस W बाई E। इस फार्मूले में देखो V0 जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस F, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल F है। यानी V0 सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर, अर्थात स्टॉपिंग। जैसे काइनेटिक एनर्जी उस तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है डिपेंड्स ओनली ऑन किस पर बच्चे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड, अर्थात कितना फोटोन गिर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। फोटोन जितना गिरेगा उससे फोटो करंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पर, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका भी ग्राफ खींच सकते हैं क्या, बिल्कुल खींच सकते हैं, क्यों नहीं खींच सकते। ये देखो, ये हो गया V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो अभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताया था, जो y एक्सिस पर पुट किया उसको y कह लो, तो V0 क्या हो गया, y हो गया। देखो हम एक बार फिर से लिखते हैं, V0 इज इक्वल टू H अपॉन E F, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस W अपॉन E। इसको y एक्सिस पर पुट किया तो इसको कह दिया y, F को x एक्सिस पर पुट किया तो उसको कह दिया x। तो H अपॉन E क्या हो गया, mx, और ये क्या हो गया, c हो गया। अर्थात स्लोप जो है h अपॉन ई, उस इंटरसेप्ट निगेटिव माइनस W अपॉन ई। यानी ग्राफ ऐसा कुछ होगा ना, स्ट्रेट लाइन है और
स्लोप तो पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट निगेटिव ही इंटरसेप्ट हो गया। कितना? माइनस डब्ल्यू अपॉन ई, ये लेंथ हो जाएगा जो कि निगेटिव है। और यहां ये क्या, एफ का वैल्यू एफ नॉट पुट करके देखो, एफ इजकल टू एफ नॉट, ये एफ नॉट है भी है, एच एफ नॉट, डब्ल्यू इजकल टू व्हाट, एच एफ नॉट, ये डब्ल्यू है क्या, डब्ल्यू क्या होता है, एच एफ नॉट, तो ये भी एच एफ नॉट, ये भी एच एफ नॉट कैंसिल होकर क्या होगा, जीरो, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा। कब? जबकि एफ का वैल्यू कितना होगा, एफ नॉट, एफ का वैल्यू एफ नॉट अगर है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो, इजंट इट। यानी फ्रीक्वेंसी, सीधी सी बात है यार, फ्रीक्वेंसी, वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है उसका एफ नॉट या एफ से क्या होना चाहिए, एफ नॉट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी इसके इधर का कोई सेंस ही नहीं है, जो भी है क्या इधर ही फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, इधर में इजेक्ट नहीं करेगा। कुछ बात समझ आ रही है? अभी सिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एफ नॉट है, इस एफ नॉट से एफ का वैल्यू ज्यादा होगा तभी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब भी होगा। और इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या? यानी इधर में स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात जब भी करें तो इसके इधर में तो सिर्फ हमने खींच इसलिए दिया ताकि हमको इंटरसेप्ट मिल सके। ये इंटरसेप्ट का वैल्यू खींचेंगे तभी ना, ये वाई एक्सिस को कहां पर कट करता है, इससे क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट मिलेगा, है कि नहीं? तो ये था थ्योरी, और इन थ्योरी पर हम लोग न्यूमेरिकल अगले क्लास में करेंगे काफी सारे। तो एक बार फिर से इन थ्योरी को जो हमने आज पढ़ाया, इसका जो फॉर्मूला लिखा 2 बार 3 बार लिख करके और बढ़िया से रिवाइज करके अगले क्लास में आओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।